युवाओं के साथ संवाद की हमारी सीरीज अभ्युदय में हम आपको ऐसे युवा शख्सियतों से मिलाते हैं जो कहीं ना कहीं युवाओं के दिलों में रहते हैं। और आज इस सीरीज में, इस संवाद में हमारे साथ सागर, बुंदेलखंड, रहली, गढ़ाकोटा या एक कहें कि पूरा बुंदेलखंड एरिया जहां पर युवाओं के बीच में युवाओं की दिलों की धड़कन कहे जाने वाले अभिषेक भार्गव और रहली की और गढ़ाकोटा की जनता के दीपू भैया साथ हैं। स्वागत है अभिषेक जी आपका। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अपन इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सामान्य सी चर्चा में जो निकल कर आया कि जब मैं आपके बारे में, हमारी टीम ने रिसर्च किया तो कई लोगों से हमने संपर्क किया, आपके मित्रों से, और तो सब ये कह रहे थे यार वो चीज़ ज़रूर पूछना अभिषेक भैया से कि जब हमें किसी चीज़ की मदद की आवश्यकता लगी तो उन्होंने हमारे परिचित को अस्पताल पहुँचाया। हमारी एक बिटिया थी, उसको पढ़ाने के लिए दीपू भैया ने ये किया। मतलब किस तरीके के कितने काम चलते हैं, शुरुआत उन्हीं से करेंगे। काम तो काफ़ी सारे चलते हैं और बेसिकली ये सारी चीज़ें मेरे पिताजी के कारण शुरू होती हैं। उनका हमेशा से ये कहना होता है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को या गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को किस तरीके से ज़्यादा उनका सहयोग कर सकते हैं। प्रशासनिक और शासकीय व्यवस्थाओं के अलावा बहुत सारा एक ऐसा वर्ग है जो शासकीय व्यवस्थाओं में या उनकी योजनाओं में कवर नहीं होता, या किसी न किसी कारण से पात्र होने के बाद भी वो उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। तो हमारा फोकस उन लोगों पर भी होता है कि जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद हैं, या जिनको तत्काल किसी प्रकार की आवश्यकता है और किसी योजना में फंस के उन्हें लंबा समय उस चीज़ को लेने में लग जाएगा। तो हम इस दिशा में पहल करते हैं। सबसे मेन फोकस जो हमारा रहता है वो हेल्थ पे रहता है कि कोई गरीब आदमी है जिसको कोई बड़ी बीमारी हो गई है। आयुष्मान कार्ड भले ही है, लेकिन हो सकता है कि वह आयुष्मान में कवर ना होता हो, या उसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में बेहतर डॉक्टर के यहाँ इलाज की आवश्यकता हो, एक बड़े सेटअप में उसको जाना हो। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपनी व्यवस्थाओं से लोगों की मदद करते हैं। उनका निःशुल्क इलाज भी कराते हैं, उन्हें दवाइयाँ भी उपलब्ध कराते हैं, आने जाने के साधन भी उपलब्ध कराते हैं, रहने के लिए व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराते हैं, खाने पीने से लेकर तमाम व्यवस्थाएँ, केवल इसलिए कि वह व्यक्ति गरीब है और अपनी साधन संसाधन से वह अपने परिजन का या अपना खुद का इलाज इतने बड़े स्तर पर नहीं कर सकता। आप भी जानते हैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में छोटी से छोटी बीमारी के लिए 2 से 3 लाख रुपए देने ही पड़ते हैं। मतलब आप अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए तो एक गरीब आदमी, आप सोचो कि जिसके यहाँ एक प्रकार से बहुत ज़्यादा गरीबी है, लेकिन उसका कोई परिजन या वह खुद किसी बड़ी बीमारी से, चाहे वह कैंसर की बीमारी हो, चाहे वह हार्ट से संबंधित हो, लीवर, किडनी या एक्सीडेंटल कोई चीज़ हो, तो वो कैसे करेगा। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोगों के सामने आई तब हम लोगों ने इस पर विचार किया और अपना पूरा फोकस इन चीज़ों पर रखा है। क्योंकि हम जिस ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वहाँ अभी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बेहतर नहीं है। हम प्रयास करते हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, हमने हॉस्पिटल्स बनाए, लेकिन डॉक्टरों की कमी है, जिसको मुझे सरकार में होने के बाद भी इसको एक्सेप्ट करने में कोई संकोच नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्टाफ की बहुत कमी है। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन कमी है। तो हम उसको पूरा कैसे कर सकते हैं? एक लंबा समय इन चीज़ों को पूरा करने में लग सकता है। जब डॉक्टर्स के नए बैचेस आएंगे तब उनकी भर्ती होगी। जहां हमारे लिए 5 डॉक्टर्स की आवश्यकता है, आज वहां पर 2 डॉक्टर हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने एक पैरेलल सेटअप बनाना शुरू किया कि शासकीय व्यवस्थाओं के अलावा, क्योंकि ये तो इमरजेंसी वाली व्यवस्था है, हेल्थ ऐसा नहीं है कोई सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, और इमरजेंसी में लोगों को इश्यूज़ आते हैं, तो हमें तत्काल क्या व्यवस्था करनी है, इन सारी चीज़ों का समावेश करके हम लोगों ने ये व्यवस्था शुरू की। फिर दूसरी बात आती है बच्चों की एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन में भी अभी भी जैसे छात्रवृत्तियां बच्चों को मिलती हैं फीस भरने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छात्रवृत्ति लेट हो जाती है, बच्चों की आती नहीं है। तो अब वो बच्चे फिर हमारे पास आते हैं, क्योंकि कॉलेज वाले कंसीडर नहीं करते, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज के लोग हों, चाहे वो शासकीय कॉलेज के लोग हों। तो हम अपनी व्यवस्था से बच्चों के लिए कुछ पोर्शन पूरा नहीं देते। जैसे अगर किसी बच्चे की फ़ीस 3,000 रुपये, तो हम उससे कहते हैं कि पहले आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ, क्योंकि अगर मैंने पूरी फ़ीस भर दी तो फिर आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं रहेगी। आप ईमानदारी से पढ़ाई भी नहीं करोगे, आपको वो जो एक प्रकार से मेहनत का पैसा जो होता है, जिस चीज़ में लगता है, जिससे आपकी इच्छा, आपकी लगन, आपकी दृढ़ निश्चितता आप उसमें जब लगाते हो,
तब हम कुछ पार्ट पेमेंट अपनी तरफ से करते हैं, आधा कर देंगे या 75% कर देंगे, तो उसमें से कुछ बच्चों से लेते हैं, फिर हम उनको देते हैं कि आप टाइम पर अपनी फ़ीस भर लो, आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, आपके एग्ज़ाम्स होते जाएं। ये हम अपनी तरफ से व्यवस्था करते हैं। साथ ही बच्चों के लिए कंपटीशन की तैयारी करवाने के लिए भी हम लोगों ने एक अपने यहाँ एक बेहतर व्यवस्था बना के रखी है, चाहे वह बच्चों को निःशुल्क कोचिंग की हो। जब जब हमारे यहाँ किसी प्रकार की भर्तियाँ खुलती हैं, चाहे वह पुलिस से रिलेटेड हो, पटवारियों की हो, शिक्षक की हो, जेल प्रहरी की हो, वन रक्षकों की हो, आर्मी की हो, तो उसके लिए जो रिटन एग्ज़ाम की तैयारी होती है, तो हम लोगों ने कौटिल्य एकेडमी जैसे लोगों से संपर्क करके उनके टीचर्स हायर करके 1 साल तक, अभी पिछले साल हमने पूरा अपना बैचेस चलाए थे, जिसमें 800 बच्चे पढ़ा करते थे। रहली में भी और गड़ाकोटा में, हमारे 2 ये जो बड़े शहर हैं, यहाँ पे हम लोगों ने चलाए और उन बच्चों को निःशुल्क मतलब कोचिंग दी। फिर उसके बाद जो फिज़िकल एक्टिविटी की बात होती है कि रिटर्न निकलने के बाद फिज़िकल भी होते हैं बच्चों के, जिसमें दौड़ है, गोला फेंक है, लंबी कूद है, इन सारी चीज़ों की तैयारी करानी पड़ती है। तो टेक्निकलिटी में बच्चे पीछे रह जाते हैं, उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता कि आपको कैसा दौड़ना है, कितना आपको गोला फेंकना है, क्या आपकी टेक्निक होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग साल में एक बार कैंप लगाते हैं, 10 दिन का 15 दिन का हमारा कैंप होता है, जिसमें हम ऑल ओवर MP से, चाहे हमारा जो भी स्पोर्ट्स एकेडमी है वहाँ के कोचेस लेकर आते हैं, पुलिस विभाग में जो लोग इनकी परीक्षाएं लेने वाले होते हैं उनको लेकर आते हैं, और कुछ प्राइवेट कोचिंग्स जो इससे फिज़िकल ट्रेनिंग से संबंधित होती हैं उनके लोग लेकर आते हैं। ऐसे हम 25-30 ट्रेनरों के साथ एक बड़ा कैंप आयोजित करते हैं, जिसमें बच्चों के लिए रहने की, खाने पीने की, जिसमें प्रोटीन युक्त आहार सुबह दोपहर शाम सारी चीज़ें, वो एक निःशुल्क व्यवस्था हम बच्चों के लिए करते हैं, ताकि वो यहाँ से टेक्निक सीख कर अपना बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। और ये तो हुई युवाओं से रिलेटेड या गरीबों से रिलेटेड। कुछ और भी हमारे यहाँ व्यवस्थाएं चलती हैं, जैसे किसी गरीब के यहाँ किसी फैमिली में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि अस्थियां विसर्जन करने के लिए हमारे यहाँ के लोग बरमान नर्मदा जी में जाते हैं। तो आने जाने में अगर आप मान के चलो तो 2000 रुपये का खर्च आता है। आप सामान्य सी भी कोई गाड़ी करेंगे तो आने जाने किराए वराए में आपको, तो मेरे पिताजी ने इस चीज़ को देखा और उन्होंने एक नई व्यवस्था शुरू की, जिसको हैंडल हम लोग करते हैं। हम लोग एक गाड़ी चलाते हैं खारी विसर्जन के लिए, मोक्षवाहिनी नाम है उस गाड़ी का। हमारे कॉन्टैक्ट्स पर जब लोग फ़ोन लगाते हैं 2 दिन पहले, मतलब जिस दिन गमी हो जाती है उस दिन हम लोगों को सूचना दे देते हैं कि भैया 2 दिन बाद हमारी खारी उठेगी, आप गाड़ी भेज देना। तो हम उनके घर गाड़ी भेजते हैं, उनके परिजनों को अस्थियों के साथ गाड़ी में बिठाते हैं और फिर बरमान घाट ले जाकर वहाँ पर पंडित जी की व्यवस्था, और जो एक नाई जो हमारा परंपराओं में शामिल है कि मुंडन भी होता है और पंडित जी पूजा कराते हैं, और एक नाव भी हमने वहाँ पर रखी हुई है, जो नाव नर्मदा जी में ले जाकर परिजनों के साथ वहाँ पर अस्थियों का विसर्जन कराती है। वहाँ एक शासकीय हम लोगों ने धर्मशाला भी बनाई है। जब मेरे पिताजी पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री थे तो वहाँ पर एक शासकीय धर्मशाला भी बनाई थी, जिसमें लोगों के लिए निःशुल्क रुकने की व्यवस्था हम लोग वहाँ पर करते हैं। और उसके बाद जब 13वीं का समय आता है तब भी एक ये हमारे यहाँ एक परंपरा है 13वीं करवाने की, तो उसमें भी लोगों की मदद, अन्न देना, 13वीं के लिए व्यवस्थाएं करना, ये भी हम लोगों का एक चलता है प्रकल्प। तो ये सारे ये जो हमारे प्रकल्प हैं ये शासकीय व्यवस्थाओं से अलग हैं। शासन की योजनाओं का जितना बेहतर से बेहतर लाभ हम दिलाते हैं वो किसी से छुपा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारे क्षेत्र के लोगों को संपूर्ण मध्य प्रदेश की अन्य विधानसभाओं से ज़्यादा दिलाने का रिकॉर्ड अगर किसी के नाम होगा तो मेरे पिताजी के नाम होगा, या हमारे क्षेत्र के लोगों को उसका सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मतलब जन्म से लेके उसके लालन पालन और आखिर में अंतिम जो होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक की तैयारियां, ये पूरे गुण एक कुशल नेतृत्व कर्मता के और कुशल राजनेता के हैं। तो ये गुण कब से आना आप में शुरू हुए? बचपन से आप पिताजी को देख के ये चाहते थे कि अभिषेक भी बड़ा होकर पापा जैसा नेता बनेगा? कैसा था बचपन? नहीं, देखिए बचपन तो जो सामान्य रूप से सामान्य परिवार के बच्चों का होता है वैसा ही मेरा रहा है। संपन्नता प्रभु की कृपा से शुरू से रही। मेरे परदादा जी गड़ाकोटा नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष थे। मतलब पॉलिटिक्स तो हमारे फैमिली में बहुत लंबे समय से है। फिर मेरे दादाजी चूँकि साहूकारी का, किसानी का काम करते थे, और फिर मेरे पिताजी
कॉलेज टाइम से यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, डॉक्टर सर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ से उन्होंने छात्र राजनीति शुरू की थी विश्वविद्यालय की। फिर उसके बाद पढ़ाई करके आने के तत्काल बाद 81 में गढ़ाकोटा नगर पालिका के प्रेसिडेंट बने थे और उसके बाद 85 में विधायक बने। तो 85 से विधायक आज तक लगातार हैं, एक ही सीट से कभी हारे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीत कर आते रहे। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, वैसे तो मैं शुरू में शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, तीसरी कक्षा तक। फिर उसके बाद मेरे पिताजी के मित्र थे श्री भरत चौबे जी, वो केंद्रीय विद्यालय चंद्रपुर महाराष्ट्र में, वहाँ पर टीचर थे। तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए उनके पास भेज दिया था। 2 साल मैंने वहाँ पर पढ़ाई की। फिर उसके बाद सागर केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफ़र हुआ। तो फिर उसके बाद कॉलेज भी सागर विश्वविद्यालय से किया और यहाँ। तो एक सामान्य रूप से एक सामान्य परिवार के बच्चों का जैसा जीवन होता है वैसा ही मेरा रहा। क्योंकि मेरे पिताजी अनुशासन प्रिय बहुत हैं। बच्चे बिगड़े ना, इसके लिए सबसे ज़्यादा वो आर्थिक अनुशासन परिवार में रखते थे। संपन्नता होने के कारण और शुरू से एक प्रकार से सत्ता होने के कारण बड़े परिवारों के बच्चों को बिगड़ने में देर नहीं लगती। ये पूरा दुनिया जानती है, मैं कुछ अलग से। लेकिन ये चीज़ पर सबसे ज़्यादा दृष्टि मेरे पिताजी की रही है। तो सागर में जब रहते थे और पढ़ते थे, तब मेरे पिताजी ने बड़े कड़े अनुशासन में मुझे रखा। मेरी माँ मेरे साथ रहती थी, मेरी 3 बहनें और हैं, हम सभी लोग सागर में रहकर पढ़ा करते थे। तो मुझे याद है कि 11वीं कक्षा तक, मतलब 10वीं तक तो हमें पॉकेट मनी टाइप की कुछ चीज़ मिलती नहीं थी। 10वीं के बाद हमें पॉकेट मनी मिलना शुरू हुई, तो हमें 10 रुपये मिलते थे पॉकेट मनी की उस समय। तो मेरे मित्र हैं शक्ति सिंह शूरी, वो हम लोग 2 मोटरसाइकिलें होती थी हमारे पास, एक मेरे पास होती थी, एक उसके पास होती थी। वो भी 10 रुपये लेके आता था। तो वो उसका घर और मेरा घर पास में है, तो कभी वो मुझे अपनी मोटरसाइकिल से लेकर आ जाता था, कभी मैं उसको लेके आ जाता। तो होता ये था कि 10 रुपये का हम पेट्रोल डलवाते थे अपनी गाड़ी में और एक आदमी के 10 रुपये बच जाते थे। हाँ, तो वो 10 रुपये हमें अपने इंटरवल में समोसे खाने के लिए बच जाते थे, जो हमें पेट्रोल के लिए मिलते थे। तो उस समय ये बड़ी बात होती थी कि आप स्कूल की कैंटीन में जाके समोसे खा रहे हो, तो उसका एक अपना प्रभाव अलग होता था कि एक समोसा हमने खाया, 4 लोगों को और खिलाया, क्योंकि उस समय तो सभी की स्थिति ऐसी थी। तो कहने का मतलब ये कि उस समय भी सब कुछ होने के बाद भी मेरे पिताजी ने कभी भी हमें राह से भटकने नहीं दिया। और वो जो अनुशासन रहा वो आज भी जीवन में है। और अनुशासन के माध्यम से जो संस्कार मिले, उस कारणों से एक सामान्य परिवार के बच्चे की तरह ही हमारा ये जीवन निकला। और चूंकि राजनीति की बात हो रही है कि पिता को देखकर राजनीति सीखी तो ज़रूर, लेकिन मेरा मोटिव कभी नहीं था राजनीति का। मैं जब 12वीं कक्षा पढ़ के निकला, कॉलेज में आया था, सन 2002 की बात है। तो सन 2002 के लगभग मेरे पिताजी ने टेस्टिंग के लिए मुझे थोड़े सामाजिक कार्यों में दायित्व देना शुरू कर दिया था। किसी के यहाँ शादी है तो तुम चले जाओ। और हमारे एक सीनियर कार्यकर्ता थे, मेरे परिवार के बहुत अभिन्न सहयोगी थे, स्वर्गीय जगदीश लहरिया जी, वो उनके साथ मुझे भेज देते थे। तो बस मैं ऐसे ही कुर्ता पहनने का शौक शुरू हो गया। कुर्ता मेरे पास था नहीं, तो लहरिया जी की मुझे कुर्ता दे देते, तो वो ढीला ढाला था कुर्ता, अपन ऐसे ही पहन के चले जा रहे। वो भी एक अपनी स्टाइल अपनी तरीके से है। कोई देखता तो ये कहते किसका कुर्ता पहन लिया यार तुमने, क्योंकि उनकी बिल्ड अलग थी और मैं उस समय बहुत दुबला पतला था। तो जाते थे तो लोग पूछते थे ये कौन है, बताते थे, परिचय होता जाता था। तो फिर धीरे धीरे ये चीज़ें शुरू हुई। फिर 2003 में इलेक्शन आ गया विधानसभा का, तो उस इलेक्शन में कैंपेनिंग में जाना शुरू किया मैंने। फिर 2 साल लगभग थोड़ा कम गया कॉन्स्टिट्यूएंसी में, चूँकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई चल रही थी, बीबीए कर रहा था। लेकिन 2005 के बाद से परमानेंट वहीं गढ़ाकोटा में रहकर उसी चीज़ को मैंने फिर आगे बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे चीज़ें सीखता गया, राजनीति की गंभीरताओं से परिचय होता गया, संवेदनशील कैसे होना चाहिए, किन चीज़ों के प्रति सजगता होना चाहिए, किन चीज़ों के प्रति सावधानी होनी चाहिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। राजनीति में ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। सारी चीज़ें होने के बाद भी आपको क्या नहीं करना, और कुछ ना होने के बाद भी आपको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों पर राजनीति टिकी रहती है। जैसे आप बहुत साधन संपन्न हैं, आपके पास बहुत बड़ी टीम है,
आपके पीछे लोग घूम रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बीच में भी आपको अपनी नेचुरलिटी बचा के रखनी पड़ती है ना, क्योंकि आप नेचुरल रूप से अहंकारी नहीं हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको अहंकारी बना देंगी। और जैसे ही आपके व्यक्तित्व में अहंकार आएगा, आपकी राजनीति खत्म हो जाएगी। फिर धीरे धीरे 2008 के बाद के लगभग भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा विंग से जुड़ा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य बना, प्रदेश मंत्री बना, प्रदेश उपाध्यक्ष बना, और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कामों को हाथ में लेकर उनको ऑपरेट करने लगा। तो ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चलती जा रही हैं, अभी भी चल रही हैं, लेकिन परिपक्वता आती जा रही है चीज़ों में। हाँ, परिपक्वता आती जा रही है, अनुभव अच्छे होते जा रहे हैं, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, हम लगातार सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले मैं जैसा था आज भी वैसा हूँ, या 5 साल पहले मैं जैसा था वैसा आज भी हूँ। बहुत चेंज है, और ये चेंज होना भी चाहिए। व्यक्ति अगर 5 साल पहले जैसा था कुछ चीज़ों में, कि भाई 5 साल पहले भी आप इतने सिंपल थे, आज वो तो जचता है। 5 साल पहले भी आप मूर्ख थे, 5 साल बाद भी आप मूर्ख हो, तो ये नहीं जचता है ना। कुछ ना कुछ आपको सीखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको समझना पड़ेगा। तो सिंप्लिसिटी आपके साथ रहे, आपके मन में अहंकार ना आए, आप विनम्र हो, आप मितव्ययी हो, लोगों को साथ लेकर चलने की कला आप में हो, तो ये चीज़ें जीवन पर्यंत एक सी रहनी चाहिए। लेकिन आपके विचार बेहतर हों, आपकी एक्टिविटी बढ़े, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दे पाओ, तो इसके लिए आपको एक एक पायदान ऊपर बढ़ते रहना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि जिस स्टैंडर्ड पर आप खड़े हो 5 साल बाद भी हुई, तो क्या होता है कि हर चीज़ में अपडेट और नयापन लोग चाहते हैं। जैसे 10 साल पहले आपके पास कोई टीवी हो, 10 साल में कितनी सारी चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। वो डब्बे वाली टीवी से आज QSD, UHD और फ्लैट और जमाने भर की टीवी आ गई। आज आप वो डब्बे वाली टीवी नहीं देख पाओगे। सेम यही चीज़ लोगों के जीवन में भी है। बेहतर आपको बनना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं कि यहाँ पर लोग हमसे अपेक्षाएं रखते हैं, बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। वर्तमान में राजनेताओं से जनता की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। मतलब कई बार तो मुझे डर लगता है कि हम ऐसे अपेक्षाओं पर कब तक खरा उतरेंगे, कैसे खरा उतरेंगे। जनता की अपेक्षाएं अलग हैं, आपके कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं अलग हैं। हर व्यक्ति आपसे लाभ चाहता है, हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है, हर व्यक्ति। देखिए, राजनीति बेसिकली भय और स्वार्थ का व्यवसाय है। मैं आपको बताऊं, भय और स्वार्थ का व्यवसाय है राजनीति। राजनीति में अक्सर पॉलिटिशियंस की जय जयकार स्वार्थ या भय के कारण होती है। जो आपसे भयग्रस्त होता है वो भी आपको पूजता है, और जिसको आपसे स्वार्थ से आपको, जिसका मतलब है आपको, आपसे कुछ चाहिए, वो आपको पूछता है। बहुत कम लाखों लोगों में गिने चुने ऐसे कार्यकर्ता या जनता होती है जो बिना किसी चीज़ के आपसे प्रेम करती। ये मतलब स्पष्ट बात है। मैं इसको कोई कुछ कहे कि अरे आप ये कह रहे हो कि जनता ऐसी होती है, तो मैं इसको मतलब प्रैक्टिकली ये बात बता रहा हूँ। हो सकता है कि जब ये आपका शो आए तो लोग मुझे इस चीज़ के लिए ट्रोल भी करें, लेकिन वास्तविक बात यही है। और ये संसार का नियम है, केवल राजनीति का नियम नहीं, ये संसार का नियम है। परिवारों में तक ये चीज़ें चलती हैं। तो मैं हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करता रहता हूँ राजनीति में, कि प्रतिदिन अपने व्यक्तित्व में कैसा निखार ला पाऊँ, प्रतिदिन कुछ नया इनिशिएटिव क्षेत्र के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए क्या ला सकूँ, प्रतिदिन कुछ नया डेवलपमेंट की कौन सी नई सोच, एम्प्लॉयमेंट की कौन सी नई सोच। हम मतलब ये सारी सोच ऐसी नहीं कि केवल मेरे दिमाग में आएंगी। मैं दुनिया भर में घूमता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, लोगों से तरह तरह से संपर्क मेरे हैं, तो कहीं से कुछ अच्छा आइडिया मिलता है तो हम उसको इम्प्लीमेंट अपने क्षेत्र में करने का प्रयास करते हैं। तो ये तो थी एक मतलब सामान्य चर्चा कि ये ऐसा बचपन भी था, लेकिन आपने खुद ने बताया कि समय के साथ लोग परिवर्तित होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि अभिषेक भैया, दीपू भैया बड़े डिसिप्लिन हैं। स्टूडेंट लाइफ कैसी थी? शुरू से इतने ही अनुशासन में, या फिर क्लास में 2 लोग होते, एक बैक बेंचर एक फर्स्ट बेंचर? दीपू भैया की स्टूडेंट लाइफ कैसी? हम मिडिल बेंचर थे यार। ना फ्रंट बेंचर थे ना बैक बेंचर थे, मिडिल बेंचर थे। अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं थी हमारे जीवन में। जैसा एक लड़कपन बचपन होता है वैसा रहा। बहुत ज़्यादा अनुशासित रहते तो हमारे पास कहानियाँ नहीं होती बताने के लिए। हमारे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन वो हम कैमरे पर नहीं बता सकते। कुछ तो बता। एक यंगस्टर्स की जो कहानियाँ होती हैं, चाहे वो
पटाखे फोड़ना हो टॉयलेट में, बम फोड़ना हो टॉयलेट में, बंक मारना हो, स्कूल छोड़ के पिक्चर देखने चले जाना हो, दोस्तों के साथ बंक मारना हो, ये सारी चीज़ें हैं जीवन में। स्पोर्ट्स से जुड़े रहे, हम क्रिकेट खेलते रहे 9th क्लास से लेके 12th क्लास तक, जो हमारा केंद्रीय विद्यालय का पूरे विद्यालयों का कहना चाहिए कंपटीशन होता है, रीजनल से लेके नेशनल तक, लगातार नेशनल तक हम लोग खेले। अच्छे कोचेस थे हमारे, अनीस सर थे और खान सर थे, इन लोगों ने क्रिकेट सिखाई। अच्छा, उनका भी बड़ा उसमें लगन रहती थी, हम लोग भी खेलते थे। तो क्रिकेट से जुड़ी भी कई चीज़ें, हम लोग बाहर जाते थे। एक बार कानपुर में खेलने गए, तो बस ऐसे ही दोस्तों के साथ साथ प्रैक्टिस करते कहते सर ने कहा कि शाम को प्रैक्टिस होनी है, सुबह की प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली थी। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हम लोगों ने बना लिया फिल्म का प्लान और हम लोग वहाँ से निकले। अब चूंकि वहाँ से जाने तो मिलता नहीं है, तो हम लोग दीवार फांद के भागे वहाँ से चले गए। प्लानिंग ये थी कि उनकी 3 बजे या 4 बजे की जो हमारा इसका प्रैक्टिस का शिफ्ट है उसके पहले लौट आएंगे, लेकिन मूवी थोड़ी लेट ख़त्म हुई और वहाँ से आने के लिए साधन नहीं मिल पाया, तो बज गए 5:30। वो ट्रेनिंग सेशन का टाइम निकल गया। तो अब हम लोग ऐसे देखते हमने सोचा थोड़ा और अपन रुक जाओ, ये शाम और मतलब थोड़ी ढल जाए, थोड़ी रात हो जाए तो सर लोग मिलेंगे नहीं, ये लोग अपने काम से चले जाएंगे। तो हम लोग वहीं पे बाउंड्री के हम बैठे कानपुर के जहाँ स्कूल में हम लोग रुके हुए थे, वहाँ पे हम लोग रुक गए। तो जैसे ही अंधेरा हुआ तो हम लोग बाउंड्री फांद के अंदर आए और यूँ चुपके से जाने लगे। इतने में सर वहाँ पे स्टंप लिए खड़े थे, हाँ, वो हम लोगों का इंतजार कर रहे थे। तो हम लोग एकदम चौंक गए, कहाँ गए थे? कोई कुछ नहीं बोले। कौन सी फिल्म देख के यार? मैंने कि इनको कैसे पता चल गया यार फिल्म? तो क्या हुआ होगा कि वो 3-4 लोग, हम जब लोग प्लानिंग बना रहे थे तो एक और बंदा था जो गया नहीं, उसको पूरी प्लानिंग की पता थी। तो सर ने उससे पूछा, फिर जो स्टंप पड़े हैं हम लोगों में, हाँ, और फिर स्टंप पड़ने से ज़्यादा दूसरे दिन सुबह का जो सेशन रहा हम लोगों का क्रिकेट की ट्रेनिंग का, उसमें जो हम लोगों की पिलाई हुई है, फिर तो केवल दौड़ाया है सर ने, ना बैटिंग करने दी ना बॉलिंग करने दी। तुम तो फील्डिंग करो, यहाँ से बॉल फेंकते थे वहाँ, और हर बॉल के साथ कहते जाते थे कौन सी फिल्म देखकर आए, जल्दी बताओ कौन सी फिल्म देखकर आए। तो ये बड़े मजेदार किस्से रहे। लड़ाई झगड़े भी काफी होते थे, मतलब जो बचपने में छोटी छोटी बातों में नहीं लड़ जाते थे, स्कूलों में हो जाती थी, वो भी करते रहे। कई बार तो ऐसा हुआ कि प्रिंसिपल सर ने आके बहुत डांटा। इतने में हमारे जो शक्ति, मैंने आपको बताया जो हमारे मित्र हैं, उनके पिताजी आ गए। तो हम लोगों को लगा कि चलो पिताजी आ गए हैं तो अब ये प्रिंसिपल सर को संभाल लेंगे। हम लोगों ने के चैम्बर में खड़े प्रिंसिपल सर के, हम दोनों लोग, शक्ति और मैं, एक कोई छोटा ऐसे ही इंसिडेंट हो गया था, तो प्रिंसिपल सर डांट रहे थे। तो हमने कहा यार पिताजी आ गए यार, बड़ी बात है। हमने कहा यार अब ये संभाल लेंगे प्रिंसिपल सर के प्रकोप को। उनके पिताजी ने आते ही साथ जैसे ही बैठे, उनकी हाँ सर क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि आपके लड़के ऐसे, तो ये बात को संभालेंगे। अरे वो तो उठे और हम दोनों फट 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 फट, अरे मैंने कहा प्रिंसिपल सर आप ही बहुत अच्छे थे यार, पिताजी आप वापस चले जाओ। हमने शक्ति से कहा, हमने यार ये कहा यार। तो मजेदार चीजें हैं काफी। कभी वो प्रभाव नहीं रहा कि भैया नेता पुत्र हैं तो बच जाए पिटने से? नहीं। एक्चुअली देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरी परवरिश में पिताजी से ज्यादा हाथ मेरी माताजी का रहा। वही प्रश्न मैं पूछने वाला था कि पिताजी का जो देखा लोगों ने, नेतृत्व उनका एक राजनेता के तौर पे देखा, पिता के तौर पे मतलब क्या होता है, हम लोगों में ऐसा होता है कि पापा से इतनी बनती नहीं है, मम्मी से बहुत अच्छी। तो आपका कैसा? नहीं, बनने वाली बात नहीं थी, समय की बात थी। मेरे पिताजी, चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनका जन्म ही रैली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए हुआ है। भले ही उनका एक परिवार हो, लेकिन उनका जन्म रहली विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए हुआ है। वो रहली विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जितनी सेवा करते हैं या फिर उनके जितने अच्छे संबंध किसी आम व्यक्ति से हैं या वो किसी अन्य व्यक्ति के परिवार को जिस तरीके से जानते हैं, मैं आज भी कहूँगा, मैंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा, आज भी कहूँगा कि किसी आम कार्यकर्ता की फैमिली को वो ज़्यादा जानते हैं और ख़ुद की फैमिली को वो कम जानते हैं। राजनीति के कारण, क्षेत्र में ज़्यादा रहने के कारण, क्षेत्र के लोगों से जुड़ाव ज़्यादा होने के कारण परिवार में उन्होंने ज़्यादा समय नहीं दिया।
मेरी परवरिश, मेरी बहनों की परवरिश, लिखाई पढ़ाई सारी मेरी माताजी और हमारी मौसी वगैरह जो हैं उनके माध्यम से पूरी हुई है। उनके संरक्षण में हम लोग रहे। छुट्टियों में हम जाते थे गड़ाकोटा, तब ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। पिताजी का बैठे हैं, बहुत सारे लोग हॉल में बैठे हैं, बातें चीतें कर रहे हैं, समस्याएं सुना रहे हैं, पिताजी फ़ोन लगा रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखते रहते थे। तो जो ये पूरी पढ़ाई लिखाई से संबंधित समय है, ये माताजी के संरक्षण में बीता। जी, जैसा हम देखते हैं, अभी कल मेरी टीम मुझे बता रही थी, एक वीडियो, बड़ा प्यारा वीडियो बताया, आशुतोष आपके पैर में लेटा हुआ है, आपको जाने नहीं दे रहा। आशुतोष के बारे में बता दूं, आशुतोष अभिषेक जी का बड़ा बेटा है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, आप सोशल मीडिया पर देखेंगे। आशुतोष जैसे जिद करता था पापा से रोकने के लिए, ऐसा आपने कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब कहना चाहिए कि थोड़ी जब समझ आई थी, तब तक माताजी से ज़्यादा जुड़ाव हो गया था और पिताजी का जुड़ाव कम होता था, आना जाना थोड़ा कम रहता था। वैसे होता यही था कि वो लेने के लिए आते थे या छोड़ने। स्कूल कभी नहीं गए मेरे पिताजी। हाँ, ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग वगैरह जो होती थी, उसमें मेरे पिताजी कभी स्कूल नहीं गए। हाँ, माताजी चली जाती थी या मौसी जो हमारी थी वो चली जाती थी, पिताजी कभी नहीं गए। तो बॉन्डिंग, खैर ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन पिता पुत्र की जो बॉन्डिंग होती है वो ईश्वरीय होती है, उसको आप बढ़ा या घटा नहीं सकते। ये ईश्वर तय करता है कि आपकी आपके पिता से कैसी बॉन्डिंग रहेगी। और ये कुछ पूर्व के जन्म की चीज़ें होती हैं जो वर्तमान जन्म में हम देखते हैं, लेकिन ये पूर्व जन्म से जुड़ा होता है। कई बार कुछ किस्से ऐसे भी सुने हैं मैंने, चूँकि मैं बहुत सारा आध्यात्मिक और ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ और इन सारी चीज़ों में मेरी बहुत मान्यता है कि कई बार ऐसा होता है कि पूर्व जन्म का पिता वर्तमान जन्म में पुत्र बनकर पैदा होता है। ऐसा हाँ, होता है, कई बार ऐसा सुना गया है, लेकिन उसका कह नहीं सकते कि उसका वो सत्य है या नहीं। लेकिन अपन जिन चीज़ों को मानते हैं, जिस ट्रेडिशन में है, जिस धर्म में है, जिस धर्म की मान्यता है, तो ये है। तो कई बार जैसे मैं अपने बेटे को देखता हूँ, कई बार वो ऐसी चीज़ें बोल देता है कि हमको लगता है कि यार ये क्या, इसको पहले जन्म का याद है क्या, ये ऐसे पढ़ कैसे ले रहा है, ये ऐसे याद कैसे कर ले रहा है, ये ऐसी सारी चीज़ें। तो ये जो बॉन्डिंग है मेरे पिताजी की, और ये बॉन्डिंग बड़ी है राजनीतिक क्षेत्र को अपनाने के बाद। ये जो बॉन्डिंग बड़ी है, ये राजनीतिक क्षेत्र को अपनाने के बाद बड़ी है। जब मैंने ये तय कर लिया कि हाँ, अब हम भी राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र में जाएंगे, तो फिर उस क्षेत्र में पिताजी को ही आदर्श मानकर हम लोगों ने काम करना शुरू किया, उनको देखते हुए काम करना शुरू किया। तो एक प्रकार से उस समय फिर मेरे पिताजी मेरे लिए रोल मॉडल बन गए, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं हम, तो हमारी उंगलियों पर पूरी दुनिया रहती है, मोबाइल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर, तो हम सर्च करते हैं। मैंने भी बहुत सारे नेताओं को सर्च किया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी उदारवाद का एक चलता फिरता उदाहरण थे कि व्यक्ति को अगर उदारवादी राजनीति करनी है, क्योंकि राजनीति में कट्टरता बहुत ज़्यादा होती है, उदारवाद लोग बहुत कम हैं, दुश्मनों को माफ़ नहीं कर सकते लोग, उनको मार कर, गाड़ कर, फिनिश करके राजनीति करना बहुत आम है। लेकिन अटल जी ने एक ऐसी अपनी जीवन की परिभाषा व्याख्यात की कि जिसमें लोग समझ गए कि एक बड़े दिल का नेता भी होता है जिसको। तो मैं अटल जी को बहुत मानता था, और उन्हीं को मानने के कारण फिर पिताजी को जब नज़दीक से देखा, तो यही पैटर्न मेरे पिताजी का भी है। वो किसी से घृणा नहीं करते। मेरे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतने का या मिलने का कारण ये है कि जो राजनीति में होने के कारण लोग हमसे घृणित बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, अपशब्द भी कहते हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, इन सारी चीज़ों के होने के बाद भी मेरे पिताजी कभी उनसे व्यक्तिगत बुराई नहीं रखते। अगर वो आएंगे तो उनके काम भी कर देते हैं। उनको पता है कि ये कल मुझे गाली दे रहा था, सार्वजनिक रूप से दे रहा था, आज ये आया तो उसके काम कर देते। तो एक ये उदारवाद का जो उदाहरण या गुण देखा, वो मैंने अपने पिताजी में देखा, इस कारण से मैं उनको अपना रोल मॉडल मानने लगा। फिर संवेदनशीलता, राजनीति में जनता के प्रति आप कितने संवेदनशील हो, सेंसिटिव मुद्दों को आप कितनी जागरूकता से लेते हो, ये सारी चीज़ें मैंने अपने पिताजी में देखी। एक बार एक घटना हुई थी, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था। मैं उस समय सन
2005-6 की बात होगी, 2005-2006 की। तो मैंने शुरू में आया था, तो उस समय हमारे सागर में जिला चिकित्सालय बस हुआ करता था, मेडिकल कॉलेज नहीं था। तो एक मेरे पिताजी का फ़ोन लैंडलाइन पे आया था, चूंकि उस समय ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करते थे। उन्होंने बताया कि फलाने व्यक्ति का हुआ एक्सीडेंट, चले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, हम देख आएंगे। मैं वहाँ से गया, लेकिन हॉस्पिटल नहीं पहुँचा। अपने दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ गप्पे वप्पे मारने में मेरा समय निकल गया। मैं लगभग रात में 10 साढ़े 10 बजे लौट के आया। 11 बजे मेरे पिताजी का फिर फोन आया, कहने लगे क्यों, वहाँ होके आए थे तुम? मैंने कहा अरे मैं भूल गया। बोले अरे ये तो बहुत गलत बात है। मेरे पिताजी 12 बजे गड़ाकोटा से चल के तिली हॉस्पिटल में उसको देखने आए। मतलब ये बात मुझे पता चली कि मैं नहीं गया, तो उसके बाद मेरे पिताजी वहाँ से गड़ाकोटा से रात में 12 बजे उस व्यक्ति को देखने आए, उसकी व्यवस्थाएं की सारी चीज़ें। तो ये संवेदनशीलता इसलिए है कि क्षेत्र में लोगों से प्यार कितना है, आप अपने उस क्षेत्र को महत्व कितना देते हो, उसके बारे में जानते कितने हो, उससे आपके अपनत्व की भावना कैसी है। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने पिताजी से सीखी, और इस कारण से भी मैं उन्हें अपना रोल मॉडल मानता हूँ। फिर बात आती है डेवलपमेंट की, कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात के लिए उन्होंने एक मॉडल स्टेट बनाया, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए, इंडस्ट्रीज बहुत सारी लेके आए, एक बहुत बड़ा कमर्शियल हब उन्होंने गुजरात को बनाया। और इसी कारण से जैसे मैं फिर अपने पिताजी को देखता हूँ, तो हमारी जितनी बेसिक एमिनिटीज होनी चाहिए वो हमारी आपको कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलेंगी, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, चाहे ऑडिटोरियम हो, इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, स्कूल, कॉलेजेस, कहना चाहिए हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बातें हो, सड़क की बात हो, पुल की बात हो, पुलियों की बात हो, शादी घर हैं हमारे यहाँ बहुत सारे, हमारे यहाँ हर वर्ग के लिए हर गांव में सामुदायिक धर्मशालाएं हैं, उनके कार्यक्रम। तो एक बहुत बड़ी रेंज हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की मेरे पिताजी ने खड़ी की। तो डेवलपमेंट के मामले में तो मैं ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश की ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी अगर कहीं मॉडल के रूप में दिखेगी तो वो हमारी रहली विधानसभा दिखेगी। इस कारण से भी मैं उन्हें अपना रोल मॉडल मानता हूँ। एक राजनेता का जीवन बड़ा व्यस्तता भरा होता है, अभी भी आपकी व्यस्तताएं हैं, कहीं जाना होगा, पर मतलब एक मिनट का टाइम शेड्यूल होता है। लेकिन जब भी कभी अभिषेक जी को खाली समय मिलता है तो खाली समय में क्या पसंद करते हैं आप? सोशल मीडिया, परिवार के समय व्यतीत करना, या फिर कोई अपने पुराने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारना, क्या रहता है? देखिए 2-3 चीजें हैं। जब मुझे समय मिलता है तो मैं पहले फिल्में बहुत देखता हूँ। अगर मुझे 3 दिन का फ्री समय मिलेगा तो एक दिन तो मैं दिन भर बैक टू बैक फिल्में देखूंगा। किस तरीके की फिल्में? सारी फिल्में, मतलब ये मसाला फिल्में नहीं देखता मैं। ये जो अपनी पीरियोडिक फिल्में हो, या फिर कुछ रियल लाइफ सिनेमा हो, कोई वेब सीरीज अच्छी आई हो, उन सारी चीज़ों को देखता हूँ। साइंस फिक्शन मूवी पसंद है, हॉलीवुड की एक्शन मूवी पसंद है, देखता हूँ। और फिर दोस्तों के साथ गपशप मारना, बैठ गए हैं, शाम को बैठे हैं, किसी के घर पे बैठे हैं या कहीं किसी पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं और चाय पी रहे हैं, बढ़िया मंगोड़ी भजिए खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें चलती हैं। और फैमिली को टाइम भी देने लगा हूँ। एक जो चीज़ मेरे दिमाग में रहती है कि जो कमी राजनीति में रहते हुए मेरे पिताजी के जीवन की रही, जो शायद उन्हें भी खलती है कि मैं अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाया, उस चीज को मैं ये मान के चलता हूँ कि उस कमी को मैं अपने परिवार में पूरा करूँ, मैं अपने बच्चों को पर्याप्त समय दूँ, मैं अपनी फैमिली को पर्याप्त समय दूँ। लेकिन जिस तरीके की पॉलिटिक्स मेरे पिताजी ने की है, सेम वही पॉलिटिक्स का पैटर्न लगभग मेरा भी आता जा रहा है। तो परिवार को समय बहुत ही मुश्किल में दे पाता हूँ। महीने भर में 1 या 2 दिन का समय ऐसा मिलता है जो उन्हें मैं लगभग पूरा का पूरा दे पाऊँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी लगती हैं। फिल्में देखना अच्छा लगता है अपने मित्रों के साथ। अच्छा, मित्रों की संख्या भी मेरी बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है। मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी मित्र मानता हूँ, और जो मेरे स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के मित्र हैं वो भी उसी श्रेणी में आते हैं। उनके साथ घूमना फिरना, गप्पे मारना, गाँव में बैठना। अगर उसे अपन ये कहें कि राजनीति से अलग हट की चीज़ें हैं, तो यही चीज़ें हैं कि राजनीति से जब फ्री होते हैं, किसी बड़े कार्यक्रम होने के बाद थोड़ी फुर्सत सी मिलती है, तो यही चीज़ें हैं कि
लोगों के साथ उठना बैठना। जब हम आपके इंटरव्यू करने के लिए आ रहे थे तो मैंने एक सामान्य तौर पे अपने कुछ मित्रों से चर्चा की कि यार क्या पूछना चाहिए। मैं मूलतः गंज वासुदा से हूँ, आपका ससुराल पक्ष है, तो बहुत सारे लोगों का ये था कि भैया से ये जरूर पूछना यार कि रेहली को तो बहुत समय देते हैं, ससुराल पक्ष से क्या नाराजगी है, वहाँ पे समय क्यों नहीं? नहीं, एक्चुअली क्या है, वहाँ गंज वासुदा में अब कोई रहता नहीं है फैमिली का। वो सभी लोग यहाँ विदिशा में शिफ्ट हैं। और वो मैं यही कह रहा हूँ ना आपसे कि पॉलिटिक्स में रहते रहते मेरा भी पैटर्न ऐसा हो गया है कि फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। तो अभी मायके पक्ष को टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो ससुराल पक्ष को टाइम देना तो थोड़ा और दुर्लभ है और मुश्किल हो जाता है। अपन इस अंतिम कड़ी में चलते हैं इंटरव्यू की। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें निकल कर आई कि आप जनता के बीच में काफ़ी रहते हैं, लेकिन क्या अभिषेक जी ने अपने आप को 2 क्षेत्रों में गड़ा कोटा या अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित कर लिया, जबकि एक यूथ आइकॉन के तौर पे वो काम करते हैं? तो पूरे क्षेत्र में मध्य प्रदेश का जो युवा आपको चाहता है वो चाहता है कि अभिषेक जी मेरे क्षेत्र में आए। तो आपका क्या मानना है? आपने अपना दायरा, इस प्रश्न के पीछे की पृष्ठभूमि ये है कि अगर हम कार्तिकेय चौहान जी की बात करें तो बुधनी से विदिशा तक पहुंच गए, आपका क्षेत्र दायरा? नहीं, मेरी अभी कुछ ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं है। अभी प्राथमिकता के रूप में मेरा जो विजन है वो पिताजी का सहयोग करना है। मैं कोई बहुत बड़ी लीडरशिप वो अपने अंदर नहीं देखता, मैं सही बताता हूँ। मैं अपने आप को कम ही मानता हूँ दूसरे लोगों से। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कई लोगों से बेहतर हूँ या कुछ लोगों से बेहतर हूँ, मेरा कभी ऐसा मानना नहीं रहा। ये जब चीज़ें आपके अंदर आती हैं तब आप अपना एक्सपेंशन करना शुरू करते हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मेरी अभी जो प्राथमिकता है वो यही है कि अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, चूँकि मेरे पिताजी बहुत वरिष्ठ हैं, सबसे ज़्यादा वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस या अन्य पार्टियों में भी अभी जो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ है, तो उस वरिष्ठता के कारण और इतने लंबे समय से मंत्री होने के कारण, वर्तमान में मंत्री होने के कारण क्षेत्र में पर्याप्त समय देते हैं, लेकिन तब भी हम लोगों का जो ट्रेडिशन है उसमें उनका समय कम लगता है। तो उसकी पूर्ति करने के लिए मैं उस विधानसभा क्षेत्र में हूँ, इसलिए कि लोगों को कहीं ऐसा ना लगे कि भैया हम नहीं मिल रहे, हमें काम की आवश्यकता है तो भैया नहीं मिल रहे। तो कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति जो परिवार की सदस्य की तरह क्षेत्र में खड़ा रहे, इस कारण से मैं क्षेत्र में रहता हूँ। और जब समय आएगा तब देखेंगे। अभी तो समय आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मैं उसी की तैयारी में लगा हूं कि जब भैया लड़ेंगे तो उनका पूरा एक प्रकार से राजनीतिक पूरी पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि उसको बनाने का काम अभी मेरा है। अभी देखिए, अभी जितने चुनाव वर्तमान में नगर पालिकाओं के, जिला पंचायत के, जनपद के हुए, उन सारे चुनावों को मैंने ही हैंडल किया और 100% सफलता हमें मिली। गड़ाकोटा में 23 की 23 गड़ाकोटा में 23 की 23 आई। रेहली में इसके पहले हमारे अध्यक्ष नहीं थे, हमने 15 में से 12 वार्ड रेहली में जीते, वहाँ भी हमारा अध्यक्ष बना। शाहपुर में भी हमारा अध्यक्ष बना, जनपद अध्यक्ष भी हमारा बना। जिला पंचायत में 4 में से 3 वार्ड बीजेपी के हम लोग लेकर आए। तो एक जो सफलता है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के प्यार के कारण हमें मिलती है। लेकिन इस पूरे जो सिस्टम को मैनेज करने का काम है वो मैंने इस बार किया। तो इन सारी चीज़ों को करने के कारण ही रेहली में एक प्रकार से, अगर आप बंधना कहते हैं तो बंधा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक्सपेंशन का भी अभी कोई विचार ऐसा है नहीं। अभी जब रैली की बात निकल कर आई तो जब हमारी टीम रिसर्च कर रही थी तो एक कहानी बार बार आ रही थी कि यार रैली में अगर किसी की बेटी की शादी है तो उसे चिंता नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे गोपाल भार्गव जी हैं और दीपू भैया हैं। एक कहानी बार बार आ रही थी कि आपके यहाँ पे कोई गोदाम बना हुआ है, वहाँ पे अगर कोई भी गरीब पहुँच जाता है उस कन्या के लिए जो जरूरी शादी की जरूरी चीज़ें होती है आप उपलब्ध कराते। वो कहानी मामला क्या? देखिए क्या है, ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये मध्य प्रदेश में 2005-06 से शुरू हुई, लेकिन हमारी रेहली विधानसभा क्षेत्र में ये सन 2001 से चल रही है। अच्छा। सन 2001 में हम लोगों ने एक सामूहिक कन्यादान कार्यक्रम किया था, मेरे पिताजी ने, अहरवार समाज का, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों का। तो उसमें कन्या उनको अपनी ओर से उपहार दिए थे। तो फिर हर साल हम लोगों ने किया। फिर गवर्नमेंट में भी वो चीज़ निकल कर आई तो गवर्नमेंट ने उसको बड़े स्तर पर ये सारी चीज़ें की। आज भी हमारे यहाँ हम अभी तक 19 कन्यादान समारोह कर चुके हैं। हाँ, कोरोना के कारण 2 साल नहीं हुए थे और कांग्रेस की गवर्नमेंट के कारण नहीं हो पाए थे। 19 कन्यादान हम लोगों के हो चुके हैं। 19 कन्यादानों में लगभग 20,000 से ज़्यादा कन्याओं के कन्यादान हम लोग ले चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा हो गई। और
इन सारी योजनाओं के माध्यम से हम उन गरीब बच्चों को, वर वधुओं को लाभ देने का काम करते हैं। जो शासकीय योजना का लाभ है वो तो मिलता ही है, उसके अलावा हम लोग अपनी ओर से भी बच्चियों को उपहार देने का काम करते हैं। जो उनके जैसा उपहार या अपन दहेज जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं, वो देने का काम करते हैं। होता ये था कि आप भी जानते हो कि किसी गरीब परिवार में बिटिया का विवाह होता है तो उसके परिवार के चेहरे पे खुशी से ज़्यादा चिंता के भाव आ जाते हैं कि हम कहाँ से व्यवस्था करेंगे, कहाँ से बारातियों की व्यवस्था करेंगे, खाने पीने की, कहाँ से दहेज उपहार की व्यवस्था करेंगे। तो जब कोई ऐसा गरीब व्यक्ति हमारे पास आता था तो हम आर्थिक रूप से भी उसकी सहायता करते थे और हमने उपहार सामग्री बल्क में मंगा के रखी हुई है। वो गोदाम वाला, गोदाम भरा हुआ। गोदाम ही आप कह सकते हो। उसमें टीवी भी आपको मिल जाएगी, आपको कुर्सियां टेबल भी मिल जाएंगी, आपको उसमें बर्तन भी मिल जाएंगे, आपको उसमें पंखे भी मिल जाएंगे, चूल्हे भी मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें जो एक बेसिक परिवार की गृहस्थी के लिए लगती हैं वो देने का काम करते हैं और बड़े गर्व के साथ, गौरव के साथ और स्वायंत सुखाय जो खुद के सुख के लिए जो योजना होती हैं, ये उस प्रकार की योजना है। किसी गरीब परिवार में किसी बिटिया को कन्यादान में हमने अपनी सहभागिता दिखा दी, इस कारण से ये सारी चीजें करते हैं। बिल्कुल। अपन अब इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पे हैं। बस दो एक प्रश्न और मेरे ये हैं कि जब हम बात करते हैं कि अभी अपन चर्चा कर रहे थे कि बचपन में तो नेता पुत्र, मैं तो आपको नेता पुत्र कहना इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि आप आज के टाइम पे एक यूथ आइकॉन है, अपने आप में आपकी एक सेल्फ आइडेंटिटी है। लेकिन फिर भी जब पिताजी नेता हैं तो बचपन में तो उसका फायदा नहीं मिला, लेकिन आज के टाइम पे यदि आपको लगता है कि मुझे नेता पुत्र होने की वजह से इस चीज का नुकसान उठाना पड़ रहा, तो ऐसी कोई चीजें हैं? देखिए भैया, प्रोज और कॉन्स, अच्छाई बुराई दोनों चीजें हैं। एक आपकी आइडेंटिटी है, आप गोपाल भार्गव के पुत्र हो, ये मेरे लिए गौरव का विषय है, गर्व का विषय है और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मुझे ऐसे परिवार में जन्म मिला जिस परिवार में एक अपनी आइडियोलॉजी है, जिस परिवार की अपनी एक लेगेसी है और उस चीज़ को मैं, उस विरासत को आगे बढ़ा रहा हूँ। और ख़ास तौर से फ़ायदा तो मिलता है, नाम तो पिता का जब जुड़ा रहता है और जब पिता की आइडेंटिटी अपने आप में इतनी बड़ी हो तो आपको उसका लाभ मिलता है। इससे आप वो नहीं कह सकते, लेकिन वो लाभ आप उठा रहे हो और उस लाभ को उठाने के कारण अगर आपके पिता को हानि हो रही है, आप बिगड़ गए, आप रास्ते से भटक गए, आपने उनके नाम का लाभ उठा के उनके नाम को खराब करने की पद्धति शुरू कर दी, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है उस पिता के लिए। मैं कम से कम इस बात के लिए खुद भी कह सकता हूँ, जैसा मुझे कहना तो नहीं चाहिए, कि मैंने कहीं भी अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे पिताजी के नाम के ऊपर आक्षेप आया हो या उनकी राजनीति के ऊपर आक्षेप आया हो। और ये लाभ उनको भी है और ये लाभ मुझे भी है उनके नाम का। अब बात आती है हानि की, तो मैं किसी अन्य दल में होता तो परिवारवाद का विषय, जैसे अगर मैं कांग्रेस में होता तो परिवारवाद का वहाँ कोई विषय है नहीं। मैं अन्य किसी क्षेत्रीय दल, समाजवादी पार्टी या बसपा पार्टी या अन्य हो, तो उसमें भी परिवारवाद का कोई विषय नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक बड़े सिनारियों में जब उन्होंने पूरे देश के सामने राजनीति की एक नई परिभाषा गढ़ी, तो सबसे पहले उन्होंने राजनीति में परिवारवाद को खत्म करना या उसे सीमित करने की बात कही। मेरी पार्टी में जो उन्होंने बात करी वो ये है कि एक साथ हम दो लोगों को टिकट नहीं देंगे, जिसका नुकसान मुझे हुआ क्योंकि 2014 में और 2019 में लोकसभा के सर्वे में मेरा नाम था और टॉप पे था। अगर मैं ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आता तो पहली बात तो ये थी कि शायद मैं उस स्थिति में नहीं पहुंच पाता कि मेरा नाम भी वहां पर आए। मैं आज अभिषेक भार्गव नहीं होता। नहीं, मतलब अगर मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं होता तो हो सकता है मैं कहीं नौकरी कर रहा होता, कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता या शासकीय नौकरी में होता या कोई व्यवसाय खोले हुए होता, ये भी हो सकता है। लेकिन वर्तमान सिनारियो में आदरणीय मोदी जी ने जो एक वहाँ पार्टी में जो गाइडलाइन रखी है वो यही है कि हम एक साथ दो लोगों को टिकट नहीं देंगे। और उस चीज़ का नुकसान कहना चाहिए जो मुझे हुआ, लेकिन भारतीय राजनीति को उस चीज़ का फायदा है क्योंकि हम भाजपा से अलग हट के जब देखते हैं तो यहाँ पे भरमार है।
बिल्कुल, आपने प्रखरता से इस बात का स्वागत किया था, आपने फेसबुक पे भी एक पोस्ट लिखा। ये स्वागत करने योग्य ही बात है। क्योंकि ये किसी व्यक्तिगत व्यक्ति का स्वार्थ इससे जुड़ा हो सकता है, अभिषेक भार्गव का स्वार्थ इससे जुड़ा हो सकता है, लेकिन देश से इसको कोई लाभ नहीं है। क्या लाभ है देश से और कार्यकर्ताओं को और देश को, उसकी पार्टी को? तो उससे नुकसान ही है। जिस चीज को मोदी जी ने भांपा और देश के सामने एक नई परिभाषा राजनीति की गढ़ी कि राजनीति में परिवारवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, ये है कि आपका पुत्र भी राजनेता बनना चाहता है तो उसके लिए लाइन खुली है। पिता जब राजनीति समाप्त करेगा तो पुत्र की राजनीति आगे बढ़ेगी, ये मोदी जी ने कहा। लेकिन एक साथ दो लोगों को एक ही परिवार में दो पद देना, दो टिकट देना, इन चीजों को उन्होंने कम किया है और अब उस चीज को तो बड़ी ही स्ट्रांगली वो फॉलो कर रहे हैं। 2 टिकट कहीं नहीं दे रहे। अगर कहीं दी भी जा चुकी है तो कहीं ना कहीं फिर आगे जाके उस चीज को किसी ना किसी स्तर पर रोक दिया जाता है। तो ये कार्यकर्ता के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में एक मुझे बड़ा अच्छा लगा। और चूंकि व्यक्तिगत बात अगर है तो हो सकता है, लेकिन आगे बहुत मौके आएंगे। मैं यही आखिरी प्रश्न ये है कि रैली की जनता अभी अपने बीच में एक नेतृत्वकर्ता को तो देखती है, लेकिन दीपू भैया को एक जनप्रतिनिधि के तौर पे कब देखेगी रैली की जनता? देखिए, मौके तो कई आए, लेकिन मैं उन सारी चीज़ों को रोक के रखा हूँ, क्योंकि जब समय सही आएगा और हम जिस पार्टी में काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में, यहाँ पे पार्टी तय करती है कि आप क्या चुनाव लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत लंबे समय से पार्टी के जिम्मे छोड़ रखी हैं। मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा, कब लड़ूंगा, किस चीज़ का लड़ूंगा, विधानसभा का लड़ूंगा, लोकसभा का लड़ूंगा, रेहली से, देवरी से, कहाँ से लड़ूंगा, ये सारी चीज़ें मैंने पार्टी के स्तर पर छोड़ रखी हैं। पार्टी जब मेरी आदेश करेगी मुझे कि अब 2023 में, 2024 में यहाँ से आपको चुनाव लड़ना है, हम उसके लिए 100% तैयार हैं। हमें कोई अलग से तैयारी नहीं करनी, लेकिन हमें केवल आदेश का इंतजार है। पहले हम व्यक्तिगत रूप से ये सोच लेते थे कि हमें ये करना है, और जब वो चीज़ें हमें मिलती नहीं थी तो मन में निराशा होती थी, हताशा के भाव आते थे। लेकिन इन सारी चीज़ों से हमने सीखा है कि अब आप जब सार्वजनिक क्षेत्र में हो तो आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को साइड में रखो। जिस संगठन से आप जुड़े हो वहां पर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को साइड में रखो। आपके संगठन को तय करने दो कि आपकी उपयोगिता कहाँ है, जनता के लिए कहाँ, क्या, कब, कैसे अच्छा हो सकता है, ये आपके संगठन को तय करने दो। तो भारतीय जनता पार्टी जब तय करेगी तो हम तैयार हैं। तमाम प्रकार के सेवा प्रकल्प जो 24 घंटे सतत रैली में चलते हैं, लेकिन बीच में एक समय ऐसा आया था जिसको शायद ही दुनिया कभी भुला पाए। उस समय पे रैली विधानसभा क्षेत्र ने कोरोना काल में कई नवाचार किए, चाहे वो बच्चों के लिए कोविड सेंटर हो, तो उस समय पर क्या क्या चीज़ें थी वहाँ पे, और वो आइडियाज आते कहाँ से? आपके साथ कोई एक पीआर टीम काम करती है, ये सेल्फ आइडिया रहते हैं? नहीं, देखिए, कोई पीआर टीम काम नहीं करती है। ये जब जनता के बीच में आप होते हो, उनके दुख दर्द देखते हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही आता है कि हम इसका दुख कैसे दूर करें। फिर उस दुख को, वही कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो वो जो जनता की आवश्यकतापन देखते हैं उसी से आविष्कार होता है। ये पिछली बार जब फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, तब हमारा गड़ाकोटा, उस समय पूरा लॉकडाउन था, मजदूर यहाँ से वहाँ जा रहे थे। तो पहली वाली जब वेव में जब लोगों के लिए खाने के लाले पड़ गए थे घर में, तब हमने लोगों के यहाँ खाना भिजवाने का काम किया। हमने एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया, हमने अपने व्यक्तिगत नंबर शुरू किए, एक टीम बिठा ली हमने, पूरा एक कहना चाहिए वॉर रूम बना दिया या अपना एक सेंटर बनाया। वहाँ पे लोग हमें जब फ़ोन लगा कर कहते थे कि भैया हमें पैसे की आवश्यकता है, हम यहाँ फंसे हुए हैं, तो हम उनको पैसा भी डलवाते थे। कई लोग हमें कहते थे कि पैसा हमारे पास है लेकिन हमारे पास खाने की व्यवस्था नहीं है। तो हमारे जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट थे ऑल ओवर एमपी में, हमने वहाँ भी भोजन उपलब्ध कराने का काम किया। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में भोजन उपलब्ध कराने का काम किया, रॉ मटेरियल उपलब्ध कराने का काम किया, उन लोगों की पीड़ा फील की। और सबसे ज़्यादा उन्हें लगा कि ये गड़ाकोटा नगर से इतने लोग निकल रहे हैं, इन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था की जाए ताकि हमारे गांव का नाम, हमारे शहर का नाम लोग अपने जहन में लेकर जाएं। तो हमने एक बड़ा लंगर शुरू किया उस समय मेरे पिताजी मंत्री भी नहीं थे। यही इसी समय जब अपनी फर्स्ट वेव में गवर्नमेंट शिफ्ट हुई थी, उस समय पिताजी मंत्री भी नहीं थे। तो हमने वहाँ पर लंगर लगाया जिसमें केवल पूड़ी सब्जी नहीं, पूड़ी सब्जी, हलवा, बच्चों के लिए हमने दूध,
बिस्किट, चिप्स, ये सारी चीज़ें, क्योंकि कई बार जब हमने पहले शुरू नहीं किया था, हमने केवल लंगर शुरू किया था, तो लोग निकलते थे, दिन में निकलते थे, दोपहर में, रात में। अब आप सोचो मई के समय में कितनी गर्मी हुआ करती थी, लोग नंगे पैर निकलते थे, तो हमने लंगर के साथ साथ उनको चप्पल जूते देने का काम भी किया लोगों को। कंटिन्यू 24 घंटे हमारा लंगर चलता था, गरम खाना हम प्रोवाइड कराते थे लोगों को। ये मान के चलो कि हमने एक दिन में 30-30 हज़ार लोगों को खाना खिलाया है अपने गढ़ाकोटा नगर में। पैकेट बनाते थे बाकायदा, और बसेस में आने वाले जितने उनके वाहन हैं उन सब में पानी की बॉटल्स, पानी के पाउच और खाने का पूरा साधन रख। एक बार रात में लगभग 1:30 बजे एक फैमिली निकली, स्कूटी पे थी, एक बच्चा आगे उसके फुटरेस्ट के यहाँ था, पति गाड़ी चला रहा था, एक बच्चा पत्नी बीच में लिए बैठी थी। और हमारे लंगर के यहाँ आके दूध मांगा उसने, तो रोने लगे वो कि मेरा बच्चा भूखा है, हम लोगों को खाने तो मिल जाएगा, इसके लिए कहाँ है। तो मेरे पिताजी लगभग वहाँ बैठे हुए थे 1:30 बजे रात में। उन्होंने एक दुकान खुलवाई, मतलब, और वहाँ से दूध बुलवाया, बच्चे को दिया, तो बड़े प्रसन्न हुए, वो आंखों में से आंसू भी आ गए। फिर उस दिन से हम लोगों ने दूध की व्यवस्था भी एक अलग से, हमने अपना एक काउंटर बनाया बच्चों के लिए विशेष रूप से, जो 24 घंटे चलता रहा। उसमें हम दूध भी रखते थे, ये फ्रूटी व्रूटी जो जितनी सारी चीज़ें बच्चों के लिए है वो रखते थे, चिप्स रखते थे, नमकीन, बिस्किट, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर शुरू की। ये मान के चलो लाखों लोगों को हम लोगों ने, 20 दिन हमारा लंगर चला, लाखों लोगों को हम लोगों ने वहाँ पर भोजन कराया, और ये बड़ी आत्मिक शांति की, आत्मिक खुशी। अच्छा, वोटर एक भी नहीं था उसमें हमारा, कि कोई ये कहे कि पॉलिटिक्स से, हाँ, तो पॉलिटिक्स नहीं थी वो, उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो वापस लौट के आएगा, वो हमारा वोटर हो, कोई भी नहीं था। फिर भी ऐसे लाखों लोगों को हम लोगों ने वहाँ पे खाना खिलाने का काम। चलिए कि बच्चों के लिए भी कोरोना हार्मफुल है, तो सबसे पहले शायद मध्य प्रदेश में बच्चों के लिए कोविड सेंटर आपने बनाया था, वो जी, देखिए ये सारी चीज़ें, वही मैंने आपसे कहा ना कि ये सारी चीज़ें निकल कर आ रही थी। अब आप ये मान के चलो, जब हमने कोरोना सेंटर शुरू किया था, तो हमने वो दिन देखे हैं जब अपने बाप को उसका बेटा हमारे दरवाजे पे छोड़ के भाग गया। अरे, कोई साथ में नहीं था। हमने उनके पिताजी को एडमिट कराया, उनका ट्रीटमेंट किया, स्वस्थ किया और घर पर छोड़ा। मतलब ये जब ये रिश्तों के तार तार होने का समय था, जब लोग किसी चीज़ को नहीं देख रहे थे, मौत सामने खड़ी रहती थी लोगों को, उस समय भी हम लोगों ने अपनी परिवार की चिंता नहीं की, हमने अपनी जान की चिंता नहीं की, लोगों की जान की चिंता की। ये लोग कहते भी हैं, खैर मुझे नहीं कहना चाहिए, ये लोग भी कहते हैं कि भैया इतनी डेयरिंग कैसे दिखा दी आपने, आपके अलग मिट्टी के बने हो गया। तो हमें भी नहीं पता कि हमें क्यों कोरोना नहीं हुआ, हम उससे क्यों संक्रमित नहीं हुए। अच्छा, आपको अच्छी बात ये बताऊं कि हमारे ओवरऑल कोविड सेंटर में पेशेंट्स के अलावा कोई भी कोविड ग्रस्त नहीं हुआ, जबकि पूरे डॉक्टर्स, पूरे नर्सेस, पूरे वार्ड में, पता नहीं, ये तो आश्चर्य है हमारा। ये ईश्वर की, गणेश जी महाराज की कृपा होगी कि क्यों नहीं हुआ। हम लोग तो पहले पीपीई किट पहन के जाते थे डरते डरते, फिर पीपीई किट उतार के थोड़ा डर कम हुआ तो मास्क लगा के, और वो एक जो शीट आती है वो ग्लव्स पहन के, फिर अकेले सिंपल मास्क लगा के ग्लव्स पहन के जाने लगे, सारे मरीजों के साथ बैठने लगे, उनको खाना खिलाने लगे। तो ये सारी चीज़ें चलती रही। अच्छा, हमारे यहाँ मृत्यु दर बहुत कम रही। हमारे यहाँ ये मान के चलो आपकी 800 के लगभग पेशेंट हम लोगों ने इतने दिन में वहाँ पर एडमिट किए। 1.25 महीने हमारा कोरोना सेंटर चला, 1.5 महीने, 800 के लगभग हमारे पेशेंट वहाँ पर एडमिट हुए। मात्र 10 लोगों की डेथ हुई थी, जबकि उस समय ये मान के चलो कि 30% उसमें डेथ रेट इशू चल रहा था पूरे प्रदेश में। मतलब और हमारे यहाँ उसका कारण ये था कि हमने वहाँ पारिवारिक माहौल दिया था। क्या होता था कि जब कभी अंदर, आपने देखा होगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मरीज अंदर गया तो फिर उसके साथ सारे संपर्क खत्म। बिल्कुल, ना उसकी मतलब मनोबल बढ़ाने का काम ज्यादा किया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि घबराहट में ज़्यादा लोग खत्म हो रहे थे, हार्ट अटैक आ रहे थे लोगों को कोरोना के टाइम पे। अंदर जाते थे और बस डरना शुरू हो जाता था, वहाँ का माहौल भी बड़ा डरावना रहता था। तो हमने यहाँ पे एक पारिवारिक माहौल दिया। हम लगातार जाते थे, सुबह शाम, दिन में 3-3 बार वार्ड में घूमते थे, प्रत्येक मरीज से मिलते थे, वीडियो कॉलिंग पर उनकी फैमिली के लोगों से बात कराते थे, फ़ोन कॉल पे बात कराते थे, भजन होते थे वहाँ पर, और कोई गाने गा रहा है, इस प्रकार का हमने माहौल बनाया था। और सबसे बड़ी बात, मेरे पिताजी भी अंदर जाकर सभी मरीजों से मिलते थे, तो मरीजों में एक संबल बना रहता था, मनोबल बढ़ जाता था। हम उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे थे, हम उनको दवाइयाँ उपलब्ध करा रहे थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करा रहे थे, खाना निःशुल्क था, सारी चीज़ें हमने वहाँ पर निःशुल्क करके रखी थी। और उनकी लिए एक फैमिली वाला माहौल हमने दिया था वहाँ पे कोरोना
सेंटर में कोरोना काल के दौरान। इस कारण से वहाँ पर लोगों का संबल बना रहा और लोग जल्दी स्वस्थ हुए। उसके बाद जैसे ही मीडिया के माध्यम से जो एक्सपर्ट्स रहे इस पूरे कोरोना के, उन्होंने कहा कि बच्चों को प्रभावित कर सकता है। तो हमने कहा कि जब हम इस चीज़ में कुछ लेट हो गए थे अपने कोरोना सेंटर को शुरू करने में, लगभग मैं ये कहूँ कि हम 10 से 15 दिन लेट हो गए थे। अगर ये जो हमने इतना ख़तरनाक समय देखा, अगर हम 10-15 दिन पहले शुरू कर लेते तो हम कुछ जाने और बचा सकते थे। तो हमने सोचा कि अब अगर ये चाइल्ड वाला इशू आ रहा है, बच्चों को कोरोना की ज़्यादा संभावना है, तो हम इसकी अभी से तैयारी करें। तो चीज़ें आसान नहीं थी बच्चों के लिए, क्योंकि सामान्य रूप से किसी वयस्क व्यक्ति को एडमिट करने में कोई परेशानी नहीं होती। बच्चों के साथ बहुत परेशानी है, क्योंकि बच्चों के साथ सिंगल बच्चा नहीं हो सकता, या तो कोई ना कोई उसकी मदर हो साथ में, या फादर हो, या कोई ना कोई इसका केयर टेकर होना ज़रूरी है। अच्छा, और सामान्य रूप से ये जो नर्सिंग स्टाफ रहता है, एडल्ट्स के लिए अलग होता है, बच्चों के लिए विशेषज्ञ चाहिए पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनको ड्रिप भी लगानी है तो बच्चों की नसें बहुत पतली होती हैं, उनको मिलेगा नहीं। तो बच्चों के इक्विपमेंट्स भी अलग आते थे, उनके इंजेक्शन्स भी लगाएंगे, उनके लिए जो ड्रिप सिस्टम होता है वो भी अलग आएगा, उनकी सारी चीज़ें, तो वो भी हम ढूंढ के लेकर आए। फिर हमने बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर्स, उनको अपॉइंट करने का बातचीत की, हमने सबसे चर्चा कर ली। लेकिन भाग्य की बात ये है, सौभाग्य की बात यह है कि हमने उसको बनाया भी बहुत अच्छा था। उसको हमने बनाया कि बच्चों को ऐसा ना लगे कि हम हॉस्पिटल में हैं, क्योंकि बच्चे तो उसी में डरने लगते हैं। तो हमने उनके बेड भी कार्टून वार्टून वाले, उनकी चादरें भी, वहाँ पे खेल खिलौने भी, पूरा एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया कि बच्चों को ऐसा लगे कि हम किसी प्ले स्कूल में हैं। हाँ, हम किसी प्ले स्कूल में हैं। तो ये सारी तैयारी वहाँ हमने की। डॉक्टर्स हमने अपॉइंट कर लिए थे, नर्सिंग स्टाफ हमने अपॉइंट कर लिया था। सौभाग्य की बात यह है कि केवल 2 बच्चे एडमिट हुए थे, और वो भी 2 से 3 दिन रहने के बाद चले गए थे। कोई तीसरा बच्चा उसमें नहीं आया। ये भगवान की बड़ी कृपा रही, क्योंकि मैं तो केवल उसी चीज़ से डरता रहा कि इस दृश्य को तो हमने देख लिया, लेकिन बच्चों के साथ, लेकिन अगर ये बच्चों के साथ होता है तो ये कोई भी नहीं देख पाएगा। तो मैं तो जब भी मीडिया मुझसे पूछती थी आपने ये बनाया, तो मैं तो कहता था भैया मेरा तो एक ही भगवान से प्रार्थना है कि एक भी बच्चा इसमें एडमिट ना हो। हमने खोला ज़रूर है, लेकिन ये बंद पड़ा रहे। तो भगवान की कृपा ऐसी रही कि वहाँ पे हमें वो दृश्य देखने को नहीं मिला, और बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें निकल गई। थे हमारे साथ अभिषेक भार्गव दीपू भैया, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर हर प्रश्न का खुल के जवाब दिया, अपने बचपन से लेकर जवानी तक के किस्से सब कुछ आपको बताया। ऐसे ही इस एपिसोड में हम अगली बार एक और नई शख्सियत के साथ आपको मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप आयुध के साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।